ओके, इतनी स्टोरी आप लोगों को समझ आ गई है कि हैटी सोरेल का यहाँ पे एंड होता है, फिर दोनों की वो एडम की और उसकी शादी हो जाती है और जो है एक कहा जाता है कि एट द एंड जो है ना, अभी रुबाब का वेट कर लें फिर मैं थोड़ा-सा यस मैम, कर लेते हैं। ओके, शी इज़ हियर नाउ। यस रुबाब आपको क्लियर है? वॉइस इश्यू तो नहीं है? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, तो इसका एंड जो है ना अच्छा ये कैरेक्टर्स हम देख रहे थे नीचे लिस्बत का और सेथ बेट का हमने कैरेक्टर देखा। ये अपने भाई की एट द एंड ऑफ नॉवल जो है शादी करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो इरवाइन है और ये मिसेस इरवाइन आ रही है। मिसेस इरवाइन जो है इरवाइन्स मदर है, जो इरवाइन की मदर को जो है ना वो कह लें कि ये एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे सारे के सारे, एन एरिस्टोक्रेटिक ओल्ड लेडी। ये हायर सोसाइटी से बिलोंग करता था लेकिन एक प्रीस्ट था और इसके साथ ही जो डीना मोरिस थी इसी से इम्प्रेस होकर इसने जो है वो ये प्रीचिंग का काम स्टार्ट किया था। तो जब ये मिसिंग हुई थी जो क्या नाम है इस हैटी मिसिंग हुई थी, जब वो ऑर्थर को ढूँढने गई थी तो पीछे से सबको पता चल गया था कि ये मिसिंग है और ये कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं था। तो इरवाइन के पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये जो है इसके साथ क्या-क्या हुआ है वो सारा इरवाइन सबको इन्फॉर्म करता है। ठीक है? मिस कैट एंड मिस एनी इसको छोड़ दें, ठीक है? स्क्वायर डोनाथन जो है स्क्वायर डोनाथन जो उसका ग्रैंडफ़ादर था उसका नाम है, ठीक है? ऑथर्स ग्रैंडफ़ादर ओनर ऑफ द स्टेट ही इज़ अ ड्राई अनप्रेजेंट हिपोक्रिटिकली पोलाइट ओल्ड मैन। ठीक है? तो ये जो है नेक्स्ट है ना यहाँ पे कैरेक्टर सारे के सारे यस सारे के सारे माइनर हैं। इसमें मेजर कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है? तो एक जो एंड होता है इस नॉवल का वो ये है कि कुछ टाइम बाद जो है ना जो डीना मोरिस मेथोडिज़्म की जो उसने प्रीचिंग स्टार्ट की हुई थी वो उसको छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि वो ये बंद कर देती है क्योंकि वहाँ पे एक तहरीक चलती है जहाँ पे वो जो फाउंडर्स हैं ना वो मेथोडिज़्म के जो फाउंडर हैं वो जो प्रोटेस्टेंट के जितने भी वहाँ से बिलॉन्ग करते थे वो जो है औरतों को आगे नहीं आने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनको औरतों को तबलीग नहीं करनी चाहिए, इनको प्रीचिंग का काम नहीं करना चाहिए। तो इस वज़ह से जो है इसको अपनी प्रीचिंग का काम छोड़ना पड़ता है और कुछ साल इस तरह से गुज़र जाते हैं और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। तो ये अपने बच्चे और जो है अपने हस्बैंड की देखभाल करती हुई नज़र आती है। जबकि जो आर्थर है उसका एंड ये होता है कि वो अपना जो है सोल्जर बीइंग अ सोल्जर वो कुछ टाइम बाद वापस लौट के आता है अपने उसी आबाई जो उनका एरिया होता है कंट्री साइड वहाँ पे आता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई होती है, बहुत ज़्यादा वो बीमार होता है और उसे सिर्फ़ ये दुःख होता है कि मेरी वज़ह से जो है हैटी को इतना ज़्यादा दुःख उठाना पड़ा और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई है। तो इस बात का उसको जो है वो गम लगा होता है, इस वज़ह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसको ये बस हर टाइम जो है ना वो यही होता है कि जो एंड में मॉरल उसको वो अपनी ज़ुबान से बोलता है ना वो ये है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका उज़ाला कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है नॉवल का एंड हो जाता है। तो ये थे मेजर कैरेक्टर्स इस नॉवल के, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इसमें थीम्स कौन-कौन सी आपको समझ ऑब्वियसली ये अभी हमने जो है इसका आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसकी समरी उस तरह से नहीं पढ़ी है चैप्टर वाइज़। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन फिर भी अगर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझ आता है? और वीक कैरेक्टर क्यों कहा गया यहाँ पे ऑथर डोनाथन को? किसी को समझ आई हो तो शेयर करें। मैम इसलिए कि जब उस पे हालात बनते हैं या जो भी उसने जब उसके साथ सिलसिला शुरू किया होता है, हुँ, हुँ। एटलीस्ट उसको छोड़ के नहीं था जाना चाहिए। या अगर उसने लेटर जब लिखा था हुँ, उसमें उसको जब फील हो गया था कि उसने वापस उसको उम्मीद क्यों दिलाई थी, यहाँ तो छोड़ के ना जाता। हाँ। तो यहाँ ये तो मतलब बोल्ड देखिए, मेल्स को हमेशा बोल्ड होना चाहिए ना, सपोर्टिव एग्ज़ैक्टली होता है ना। हाँ जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका ये है कि वो एक औरत को इस तरह करके जो उसके अंडर है हाँ। उसको इस करके छोड़ के चला गया और फिर जा भी रहा है और आस भी दिला रहा है कि ना छोड़ रहा है हुँ। और ना उसको किसी दूसरे बंदे, मतलब अजीब से वो करके उसके साथ किया ना। हाँ, बीच में वो लटका गया ना उसको।
बीच में लटका गया ना कि एटलीस्ट उसे बोल जाता भाई ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। एग्ज़ैक्टली। उसने वो भी नहीं किया ना, उसने हाँ, कर गया कि आस लगवा गया। वो फिर हाँ। उससे भी शादी करती, वो उसके फिर पीछे चल पड़ी। हुँ, यहाँ पे फीमेल का भी बड़ा वीक रोल है हुँ। कि जो खैर फीमेल्स तो हमेशा ही फंस जाती हैं बेचारी। नहीं यार, यहाँ पे ये जो एडिस वायरल है, ये तो वो बेचारी नहीं है यहाँ पे। वो उसने जो है जो भी किया वो उसकी अपनी गलतियाँ थी। तो हाँ यहाँ लेकिन पे हुँ। मुझे तरस आ रहा है बेचारी पे बड़ा सख्त किस्म हाँ, का। वैसे ये बात है, उसपे उसके साथ ये गलत हुआ। बेशक उनकी कोर्टशिप चली, लेकिन मुझे एक कसूर जो यहाँ पे नज़र आता है ना, अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कसूर था इन दोनों के दरमियान, एडम बेट का कसूर था, जिसने दोनों को देख ही लिया था, तो फिर या तो इन दोनों का पैचअप करवा देता, या फिर कुछ बिल्कुल। उनके घर वालों को बताता, आपस में दोनों फैमिलीज़ बैठ के बात कर लेते, या इस तरह से कुछ हो सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने आर्थर को मारा-पीटा वहाँ पे जंगल में ना, जब इसने देखा दोनों को सीक्रेटली, तो इसने आर्थर को मारा-पीटा, और जब वो होश में आया तो उसने उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसे लेटर लिख देना कि तुम मतलब इसको छोड़ के जा रहे हो। तो बजाए इसके कि उसे कहता तुम छोड़ के चले जाओ, वो ये उसे कहता कि तुम उसके घर तुम प्रपोज़ल भेजो और दोनों मतलब शादी कर लें। ये भी तो पॉसिबल था ना। यस बिल्कुल। लेकिन और जो है वो अपना एडम बेड ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मे बी वो हैटी के मामले में खुद सोच रहा था कि मैं इसे चाहता हूँ तो इस पे किसी को एग्जैक्टली मैं नहीं आने दूँ आगे, वगैरह-वगैरह। तो ये जो उसने अपना गुस्सा निकाला। हाँ, जड़ जो है ना, मुझे लगता है एडम बेड है यहाँ पे, इसका कसूर था। अगर ये ऐसा ना करता तो हैटी उसके पीछे इस तरह से ना भागती, और उसकी इस तरह से प्रीमैच्योर जो है वो इसको एक बच्चे बिल्कुल। की डेथ वो जो है वो एक पहले वो पैदा हुआ, फिर उसको बचाना ना, उसको छुपाना ना पड़ता ये चीज़। वो बिल्कुल। बच्चे की इस तरह से डेथ ना होती, शायद वो आर्थर उसको टाइम पे सपोर्ट कर लेता, क्योंकि वो वापस जब आया तो उसको पता चला कि हैटी इस तरह से अरेस्ट हुई है, उसको ये उसके साथ हुआ है, तो उसको बहुत दुःख होता है कि मैं उस टाइम पे उसके साथ क्यों नहीं था। तो उस टाइम पे अगर ये एडम बेड समझदारी से काम लेता, तो ये कुछ बेहतर हो सकता था दोनों की ज़िंदगी में, आर्थर और ये हैटी सॉरल की में शायद डेथ ना होती। तो बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे ना जो एडम बेट का ये तो मैंने ख़ैर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना, लेकिन बेसिकली कहा जाता है जो नॉवल के अंदर एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एडम बेट। इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट इस वजह से भी है, इसमें आप ये बात बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि अगर ये ऐसा ना करता, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती थी आर्थर और हैटी की लाइफ में। बहुत बिल्कुल। सारी चेंजेज़ हो सकती थी, दोनों की ज़िंदगी सेटल हो सकती थी, दोनों अपनी ज़िंदगी में इस तरह से इनकी ज़िंदगियाँ जिस तरह से बिखर गई थी, दोनों की इनकी प्रॉब्लम्स जो हुई इसकी वज़ह से शुरू हुई थी। तो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है कि ये भी एक इमैच्योर था, ये भी एक वीक कैरेक्टर था, मॉरली वीक था। अगर ये बोल्ड होता या मैच्योर होता, तो ये अच्छा डिसीज़न लेता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई जब हैटी की डेथ हुई, उसके बाद डेथ से लेके उसके बाद से जो बीच में का जो टाइम था 7-8 माह का, उसमें इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, इसको एहसास होता है कि चीज़ें क्या हैं, ज़िंदगी क्या है, और इसके साथ-साथ ये थोड़ा-सा मैच्योर होता है, तो वहाँ पे फिर इसकी जो है डेवलपमेंट शुरू होती है। तो थीम थीम बताएँ ना, थीम किसी के माइंड में आ रही है इसको ले पढ़ के? मैम इसमें मैम फीमेल्स का कुछ ऐसा लव हाँ? और फीम जेलसी। कंपैरिजन भी इन्होंने बताया हुआ है फीमेल्स का ना, गुड और बैड का। एक हाँ जगह जी, पे वो यस जो एग्ज़ैक्टली वुमन ये और मोरिस मोरालिटी। है। मोरालिटी का आएगा, मोरालिटी की थीम आ सकती है। और गुड और बैड का जगह तो उन्होंने दिखाई हुई है। एक सेंट है, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रीचर है, और दूसरी जो है वो मटीरियलिस्टिक होके दुनियादारी के पीछे चल पड़ी है। हाँ जी बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। ये है। और मैम जेलसी। जेलसी किस सेंस में आएगा? मैम जब एडम बेड उन दोनों को देखता है तो वो जेलस ही होता है, तो उसको मना करता है ना कि तुम यहाँ से चले जाओ आर्थर को। अम, मैम ये आएगा ना इसमें जेलसी का, क्योंकि वो खुद हैटी सोरेल के साथ रहना चाहता था। हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। मैम जैसे भी आपने पर्सनालिटी का बताया, ये भी आ सकता बीच में। हम अच्छा। मैं हम मुंह धो लो।
उठ नहीं सकती। अच्छा, हाँ जी, पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट इसकी है, आगे क्वेश्चन है इसका इस पे ना एडम वेट पे। अच्छा है, हम दूसरा टॉपिक जो है ना वो कर लेते हैं डिस्कस अभी। नाम क्या है? किसका? टॉपिक का नाम क्या है? कौन सा टॉपिक? ये जो भी आप करवा रही हो। ये तो कैरेक्टर लिस्ट है ना। ट्रैक्टर। है ना। अच्छा ठीक है। समरी, ट्रैक्टर लिस्ट में। हाँ समरी हमने की है और कैरेक्टर लिस्ट हमने देखी है। जो मेजर कैरेक्टर्स थे किस हमने वो पेज? देखे हैं। मैं समझ नहीं आ रही, मैं अभी भी सोई हुई उठी हूँ। मैम ये बुक में मिल जाएंगे? ये आपकी बुक मैंने की, ये जो हाँ आपकी बुक में से ही लिए हैं मैंने भी पिक्चर्स। असल में आज जो है ना वो ड्यू टू सम इश्यूज मेरी वो बीए के साथ भी क्लासेस हैं और घर पे भी कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं और मुझे फिर आज जाना भी है, शिफ्ट करना है। मेरा थोड़ा सा वो सिलेबस कवर हो गया है बीए वालों को और आप लोगों का भी लास्ट नॉवल स्टार्ट हो गया, तो फिर मेरा थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू हो गया। तो मैं सिस्टर की तरफ जा रही हूँ आज, तो मैंने कहा कुछ दिन वहाँ पे जो है थोड़ा सा करके आएँगे, तो इस वज़ह से जो है ना मेरी क्लासेस का थोड़ा-सा क्लैश आ रहा था। फिर मैंने मिस ज़ुमरा से रिक्वेस्ट किया, वो कहती हैं मैं सुबह 8 बजे लेने वाली हूँ क्लास, तो मैंने कहा चलें 8 बजे मैं ले लेती हूँ, आप बाद में ले लीजिएगा। ओके। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना ऊपर से स्क्रीन कवर हो रही है मेरे आई थिंक मेबी। हाँ ठीक है, नजर आ रहे हैं। नज़र आ रहा है? अच्छा, मॉरल यस। कॉन्फ्लिक्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नीचे काफ़ी सारे वर्ड्स के आई थिंक मीनिंग्स भी लिखे होंगे। तो आपके पास ये बुक्स हैं अभी अपने पास है? यस मैम। यस मैम, बुक तो में है। पॉसिबल हो तो साथ-साथ वर्ड्स के मीनिंग्स और जो-जो आपको वो की पॉइंट्स हों, आप साथ-साथ मेंशन करते जाएँ, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा इसको जो है ना ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। इसी तरह से मैम क्वेश्चन पेज जी, जी। पेज नंबर ये पेज नंबर है 104। हाँ जी, 104 है। हो गया ओपन? यस मैम। ओके जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। एलियट वाज अ फ्यूजन ऑफ अ मॉरलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल इन हर। फ्यूजन किस चीज़ को कहते हैं? ये वर्ड्स तो रिपीटेड हैं, अगर आप में से किसी को याद हो। फ्यूजन होता है किसी चीज को, मतलब दो चार चीजें मिक्स होना आपस में। ब्लेंड करना, हाँ जी। हम्म, तो उसका जो है उसने मॉरलिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को और इंटेलेक्चुअल जो है ना, इंटेलेक्चुअल यानी कि अक्ल का इस्तेमाल जहाँ पे होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको जो है ना ब्लेंड किया हुआ है। जैसे इस नॉवल के अंदर उसने मॉरलिटी को किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल को किया हुआ है और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बेसिक पॉइंट है वो है साइकोलॉजिस्ट। Psychoanalysis is the most important question in this novel and the moral conflict, ये जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं moral conflict, ये भी important question है। साइको एनालिसिस जब हम टॉपिक करेंगे तो आपने बहुत ही उसको अच्छी तरह से अटेंड करना है, यानी कि आपने मिस नहीं करना वो वाला टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो साइको एनालिसिस है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये आप नेक्स्ट ईयर अपने पार्ट 2 में भी पढ़ने वाले हैं। इस पे प्रॉपर नॉवल है, सिर्फ इस थीम, इस जो लिटरेरी डिवाइस है इस पे, ठीक है। साइको एनालिसिस इज अ लिटरेरी डिवाइस, इसको लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं। तो इसने इसका सारा जो है ब्लेंड इस नॉवल के अंदर ऐड किया हुआ है। शी रोट नॉवेल्स एज अ टूल फॉर डिस्कसिंग डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड फॉर इम्पार्टिंग हर मॉरल विजन। अपनी नॉवेल्स के अंदर उसने ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो है वो जिस पे ज़िंदगी के डीप क्वेश्चंस, डीप फिलोसफी प्रेजेंट करते हैं, उस सेंस में इसने जो है उसको डिस्कस करते हुए जो है एक फिलोसफी की सेंस में जो है ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है। और एंड फॉर इम्पार्टिंग हर मॉरल विजन, और मॉरल विजन को भी एक रिदम के साथ अकॉर्डिंग टू इवेंट्स और कैरेक्टर्स उसने साथ ऐड किया हुआ है बहुत मास्टरली। Like Fielding, she wrote with a definite purpose to inculcate moral into the people.
यानी कि डेफिनेट पर्पस के साथ लिखती है, कोई जो है कन्फ्यूजन या इस तरह की उसका जो लिखने का पर्पस है ना आपको क्लियर नज़र आता है कि इसने किस चीज़ पे लिखा, मोरालिटी पे। जैसे हमने अभी कैरेक्टर्स पढ़े तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये वीक कैरेक्टर्स थे, इनको मॉरली क्रिटिसाइज किया हुआ है कि कैसे एक दूसरे की वजह से, उनके मॉरल वीकनेसेस की वजह से कैसे दूसरों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हुआ है। दैट इज वाई ऑल हर नॉवेल्स आर ड्रामाज ऑफ ऑल हर नॉवेल्स आर ड्रामाज ऑफ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। ये सेंटेंस गलत है, इसको बेशक स्किप कर दें। इन हर नॉवेल्स इफ समवन ब्रेक्स अ मॉरल लॉ consciously or unconsciously sufferings and punishment would inevitably come। ये इसको अंडरलाइन करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तरह की लाइन जब आप पेपर के अंदर ऐड करते हैं ना, चाहे आप लदा पैराग्राफ के स्टार्ट में ऐड करें वो ज़्यादा बेहतर रहता है, या फिर आप हाईलाइट कर लें, मार्कर से लिख लें। ठीक है, तो ये जो है ना, इफ समवन ब्रेक्स अ मॉरल लॉ, अगर कोई मॉरल लॉ को तोड़ता है। मॉरल लॉ कौन से होते हैं? मॉरल लॉज कौन से होते हैं? जिनको करने से जो पब्लिकली हम ना कर सके। सिंपल, जैसे उसने किए थे, जो उसने हाँ जी, किया है, वो एक एग्जैक्टली ये ना जो आपने वर्ड बोला ना, पब्लिकली हम ना कर सकें, इसमें डीपली अगर मैं जाऊँ ना तो मैं ये कहूँगी कि हम झूठ सामने सामने नहीं बोलते हैं, मतलब सच सामने नहीं बोलते हैं, झूठ तोड़ मोड़ के बोलते हैं। अगर झूठ भी बोलते हैं तोड़ मोड़ के बोलते हैं। अगर हम किसी की गिबत करते हैं तो वो भी हम सामने नहीं करते हैं, हम पब्लिकली नहीं करते हैं, हम पीछे से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी के, जैसे एडम बेड ने किया, तो उसने भी वो पब्लिकली नहीं किया, उसने सीक्रेटली आर्थर को कहा कि तुम उसको लेटर लिख के या उसको बोलो कि तुम यहाँ से जा रहे हो वगैरह वगैरह, ये उसका पीछा छोड़ दे। तो ये जो है ना मॉरल लॉ क्या होते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन, आपके ऊपर जो मॉरल वैल्यूज और मोरालिटी जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है, एक इंसानियत के नाते कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपको किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ जो है ज्यादती करना, इस तरह से जितने भी ये हैं सारे मॉरल लॉज में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इफ समवन ब्रेक्स अ मॉरल लॉ, जिंदगी में या दुनिया में अगर कोई मॉरल लॉ तोड़ता है, कॉन्शियसली तोड़ता है या अनकॉन्शियसली तोड़ता है। ठीक है, अनकॉन्शियसली कैसे होगा? बीइंग अ वीक कैरेक्टर। ठीक है, आप में अगर वीकनेस है, आपके कैरेक्टर का, आपका कैरेक्टर उस तरह से मेच्योर या पुख्ता का जो अहलाक है आपका नहीं है, तो फिर वो अनकॉन्शियसली सेंस में आएगा, अनकॉन्शियस सेंस में। ठीक है, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप चाहे गुस्से में करते हैं या जानबूझ के करते हैं या फिर आपसे हो जाता है, लेकिन आप कर तो रहे हैं। ठीक है, तो वो जब भी आप कोई मॉरल लॉ तोड़ेंगे तो सफरिंग्स एंड पनिशमेंट वुड इनएविटेबली कम। जब जब आप कोई मॉरल लॉ तोड़ेंगे तो आपको सफ़र करना पड़ेगा और आपको ट्रेजेडी, अपनी ज़िंदगी में ट्रेजेडी की शक्ल में एक पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जॉर्ज एलियट के इस इसका जो ये जो वाला नॉवल है ना, जब भी आप इसके बारे में लिखें, चाहे इस नॉवलिस्ट के बारे में लिखें या फिर इस नॉवल के बारे में कुछ लिख रहे हो, आपने इस तरह की लाइन लाजमी ऐड करनी है। ये वाली लाइन तो लाजमी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देना। Adam Bate also presents a moral conflict. Both Hattie and Arthur are the creatures of weak moral fibers। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी को कोई पूछना है? नो मैम। अच्छा, तो also presents a moral conflict. Both Hattie and Arthur are the creatures of weak moral fibers and this weakness causes intense tragedy in their lives। उनकी moral weaknesses जो थी ना, actually वो उनकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी लेके आई। अब दोनों की अब अगर एक तरफ हमने इनका एक पार्ट देखा, हमने डिस्कस किया, एडम बेट को हमने जिम्मेदार ठहरा दिया। ठीक है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जैसे आपने कहा, रुबाब ने कहा कि ऑर्थर ने अगर लेटर लिखा है उसको, तो या तो उसे पूरी तरह छोड़ के चला जाता या फिर उसे क्लियरली कुछ ना कुछ लेटर में बताया जाता है कि छोड़ना चाह रहा है या अपनाना चाह रहा है या जो भी है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ये उसकी मॉरल वीकनेस थी। अगर वो मॉरली वीक ना होता तो वो उसके लिए स्टैंड लेता, उसको चाहे एडम बेट के अगेंस्ट जाना पड़ता।
वो स्टैंड लेता और हैटी को सपोर्ट करता और हैटी के लिए लाइक उसको खुद पता है कि हमारा रिलेशनशिप किस हद तक है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है और किस तरह की सिचुएशन उसे फेस करनी पड़ सकती है। तो उसे उस टाइम पे फ़ौरन से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उसे जो फ़ैसला लिया जाने का, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। तो आप यहाँ पे ये जो आ रहा है ना बोथ आर द वीक क्रिएचर्स, और यहाँ पे आप ये नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन आप ये वाला रेफरेंस भी यहाँ से उठा के खुद डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? कि वो वहाँ पे खुद फैसला ले सकता था, वो एडम बेड के अगेंस्ट जा सकता था, ठीक है? ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अपनी अपनी बुक्स पे साथ-साथ नोट करते रहें। जब आप अभी लेक्चर लेके तो नाश्ता वगैरह करोगे ना, तो आपके माइंड से ये चीज़ें निकल जानी हैं। तो जब लिखा होगा ना, तो दोबारा से इस लेक्चर को अटेंड करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो हमने ये लिखा हुआ है, तो इसमें वाक़ई ये चीज़ें जो हमने जो है वो उसको पढ़ना है, कंसिडर करना है। तो अभी साथ-साथ जो है ना मेंशन करते जाएँ। अच्छा, उसके बाद यस 10 author had his story shows the movement from weakness to sin and from sin to nemesis. द मोमेंट फ्रॉम वीकनेस टू सिन, अपनी वीकनेस यानी ये मॉरल वीकनेसेस की वजह से उन्होंने जो है वो ये सिन कमिट किया। अगर वो मॉरली पहली बात आ गई कि वो ऑर्थर उसको छोड़ के ना जाता, स्टैंड लेता, अगेंस्ट जाने की कोशिश करता या ऐसा कुछ भी। सेकंड जो एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, द मोमेंट फ्रॉम वीकनेस टू सिन, अपनी वीकनेस की वजह से उन्होंने एक सिन कमिट किया, ठीक है? उनकी वीकनेस क्या थी? अगर वो दोनों मॉरली वीक ना होते, तो वो इस तरह का फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना होते। बेशक उनकी कोर्टशिप चली है, लेकिन वो अपनी मैच्योरिटी बीइंग अ मैच्योर पर्सन, वो स्ट्रॉन्ग अपना जो है रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग बनाता, अपने घर वालों से या इस तरह से एक दोनों फैमिलीज़ को साथ लेके चलता और हैटी के और ये सोचता, जैसे हम कोई स्टेप लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वो ये सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं हैटी के साथ कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिल्कुल उसने बच्चों वाली हरकत की है कि उसके साथ कोर्टशिप चलाई, फिज़िकल रिलेशनशिप रखा और किसी के कहने पे फ़ौरन छोड़ के चला गया। बहुत ही बचकाना और इमैच्योरिटी थी, इसीलिए इसको वीकनेस टू सिन यानी कि अपनी वीकनेस, मॉरल वीकनेस की वजह से इसने सिन कमिट किया। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये उसकी मॉरल वीकनेस थी कि उसने जो है मैच्योर पर्सन की हैसियत से नहीं सोचा। उसने एक बीइंग अ वीक कैरेक्टर, उसने उसके साथ कोर्टशिप चलाई और बजाय इसको इसके लिए स्टैंड लेता या दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और आपस में इस तरह से जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो ना रखते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं नीचे, ठीक है? एंड फ्रॉम सिन टू नेमेसिस, नेमेसिस क्या होती हैं? कि आई नो आप लोगों ने पहली दफ़ा ये वर्ड सुना होगा, लेकिन फिर भी कोई आपके माइंड में आता है? नेमेसिस का मतलब होता है कि नो मैम। फो यानी कि एनिमी जिसको कहते हैं, ओपोनेंट आपका जो है ना, ओपोनेंट भी कहते हैं, चैलेंजर, दुश्मन जो है आपका, ठीक है? नेमेसिस एनिमी का इसका मतलब है एनिमी, ठीक है? तो मूवमेंट फ्रॉम वीकनेस टू सिन एंड फ्रॉम सिन टू नेमेसिस, पहले अपनी वीकनेस की वजह से, मॉरल वीकनेस की वजह से सिन कमिट किया और फिर सिन की वजह से जो है अब ये फिर दुश्मनी का क्या आएगा, किस सेंस में आएगा? जैसे जो है ना नेमेसिस, इसका मीनिंग आएगा, इसका यहाँ पे ना जो सेंस बनती है वो रॉइन, एक तबाही वाली सेंस में आता है, ठीक है? सिन टू नेमेसिस यानी कि डाउनफॉल, किसी का तबाह हो जाना। तो अपनी मॉरल वीकनेस से वो सिन की तरफ आए और सिन की वजह से वो अपनी ट्रेजेडी की तरफ गए, ठीक है? तो नेमेसिस का यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे आप डाउनफॉल या फिर ट्रेजेडी या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है? क्योंकि मैम पता है क्या, मैं यहाँ पे मैं ऐसे एक बात कोट करना चाहूंगी, दो तरह की मुसीबतें होती हैं ना। एक होती हैं जो डिजास्टर टाइप होती हैं, जो खुदा की तरफ से होती हैं। एक वो होती है जो हम अपने हाथों से कमाते हैं, एग्जैक्टली। जो हम करते हैं, हम अपनी जुबान से बोलते हैं। यहाँ पे वो है जो उन्होंने खुद किया अपने साथ। ऐसे ही है, हाँ जी। यहाँ पे कॉन्शियसली किया गया है सारा कुछ। जी बिल्कुल। तो फिर डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो ये निकलना था। हाँ, और लिटरेचर में ना तो ठीक बंदे के साथ।
उसने जिस बंदे को चुना था वो वीक था, हाँ जी, जो ऐसे उसे ही है। सपोर्ट नहीं कर सका ना, कि उसने दूसरे ने अगर उसे धमकाया है, वो फौरन वो उसकी बात सुन गया। ऐसे भी ये नॉवल था, मेरे सामने होता तो मैं उसे गोली मार देती सीधा। तो गुस्सा आ रहा है। सीरियसली वाक़ई। और फिर ना एक गलती उसने हैटी ने भी की कि बजाय इसके कि वो उसे खुद ढूँढने चली जाती, ठीक है? अब ये थर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है? हैटी की वीकनेस का ये थर्ड पॉइंट आ गया कि बजाय इसके कि वो उसे खुद ढूँढने निकल गई, उसे पता नहीं था कि ज़िंदगी क्या है, वहाँ पे इसको कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ पे ये कैसे इस हालत में उसके पीछे जाएगी, कैसे ढूँढेगी, अकेले किस तरह से करेगी। बजाय किसी की सपोर्ट लेने के, बजाय किसी को बताने का या फैमिली की सपोर्ट लेने का, उसने खुद वो एक जो है जज़्बातीपन में फ़ैसला लिया और वहाँ पे उसके पीछे खड़ी हो गई, उसको ढूँढने चली गई। तो ये उसकी जो है ना वीकनेस थी, मॉरल वीकनेस थी। अगर वो सोच समझ के चलती, तो वो अच्छा स्टेप ले सकती थी, अपने आप को भी बचा सकती थी और अपने बच्चे को भी बचा सकती थी। तो जब भी ये जो है ना 2 असूल जो हैं ज़िंदगी के बारे में नॉवेलिस्ट ने अब तक मैंने जो ये जो जितने भी हमारे कोर्स के अंदर हैं, जो 2 चीज़ें हैं ना वो एक ये बताई गई है कि जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, सिर्फ़ ये लिटरेचर में नहीं है, बल्कि आप रियलिटी में भी देखें कि जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो आपके साथ गलत ही होता है। लेकिन जब आप उस नेचर को जो आपके अराउंड एक रियलिटी है, आप उसको जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए सर्वाइवल ईज़ी हो जाता है। क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो एक पनिशमेंट की हैसियत से पनिशमेंट के तौर पे आपको फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। और दूसरा जो अभी इसने यहाँ पे बताया कि जो ऊपर यहाँ पे कि आप जब भी कोई मॉरल ब्रेक करेंगे, मॉरल आप ब्रेक करेंगे, चाहे कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली करें, सफरिंग और पनिशमेंट आपको ज़रूर फेस करनी पड़ेगी ज़िंदगी में। तो अगर आपने ये देखा हो, आपके आस-पास जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, कज़िन्स में, आपने देखा हो कि जब कोई मॉरली अगेंस्ट जाता है, आपके या फिर अपनी मॉरल वैल्यूज़ में अपने आप में वो गलत होता है इंसान मॉरली, तो उसकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सफ़रिंग्स आती हैं और फिर उसको एक पनिशमेंट वो जो उसके साथ जो सफ़रिंग्स हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ना, वो इसकी एक पनिशमेंट होती है। ठीक है? तो ये जो है ना थॉमस हार्डी और सेकंड अभी जॉर्ज एलियट ने इस नॉवल के अंदर इस तरह की लाइफ़ फ़िलॉसफ़ी जो है ना वो प्रेज़ेंट की है। ठीक है? उसकी नेचर से रिलेटेड थी और इसकी ह्यूमन और मॉरल लॉज़ से है। ठीक है? तो यहाँ पे where was I? Yes. Iliad does not draw her characters as tempestuous. अच्छा, यहाँ पे ना उसने ये स्टेटमेंट लिख के ना अब ये देखें बुक में लिखा हुआ पढ़ना अलग बात है, लेकिन अब लेक्चर में मैं आपको ये बता रही हूँ, इस स्टेटमेंट को जब आप लिखेंगे ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपना रूल ये हमेशा याद रखना कि आपने इसको जस्टिफाई करना है। आपने ये बात की है वीकनेस टू सिन एंड फ्रॉम सिन टू नेमेसिस, तो इसको आपने वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैटी के, ऑर्थर के और एडम बेट के, इनके एक-एक पॉइंट को निकाल के खुद इसके जो है ना इस पे आपने इसके थ्रू जस्टिफाई करना है इसको, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप एक्सप्लेन करेंगे इनके एक-एक पॉइंट निकाल के। इलियड डज़ नॉट ड्रॉ हर कैरेक्टर्स एट टेम्पेस्टुअस और विलेनियस, but it is always a slight error of judgment or a desire of a character which brings the downfall. एरर ऑफ जजमेंट तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल में, जो किसके अंदर पढ़ा था? ड्रामा में पढ़ा था। हाँ जी, ड्रामा में ड्रामा? डीपेस्ट फैक्ट्स में पढ़ा था हमने हमर्शिया। मार्शिया पढ़ा हाँ था। जी, हिमाशया पढ़ा था। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि जब भी जो है ना इट इज़ ऑलवेज़ अ स्लाइट एरर ऑफ जजमेंट और अ डिज़ायर ऑफ कैरेक्टर। हर इंसान की जो कैरेक्टर की जो उसकी डिज़ायर है, उसके पीछे या वो भागता है या फिर उसकी एरर ऑफ जजमेंट होती है, जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल जो है उसकी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। यहाँ पे जो टेम्पेस्टुअस का यूज़ किया गया ना, टेम्पेस्टुअस जो टेम्पर से रिलेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा जो जज़्बाती होते हैं वो, और विलेनियस यानी कि जो विलेन होते हैं, जो विलन लाइक हीरो के अपोजिट जो होते हैं विलन, उसको नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर्स,
इलियट डज नॉट ड्रॉ हर कैरेक्टर्स एज टेम्पेस्टुअस और विलेनियस, यानी कि वो खुद इस तरह से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट नहीं करती है, बल्कि कैरेक्टर खुद इस तरह की एरर ऑफ जजमेंट में या डिज़ायर या अपने वीकनेसेस में इस तरह से अपने एक्शंस के थ्रू हमारे सामने रिवील होते हैं कि वो खुद जो है ना अपने डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, अपनी सफरेंस की तरफ खुद जाते हैं, यानी कि उसने खुद इनको विलेनियसली ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बल्कि कैरेक्टर अपने आप में रिवील करते हैं ये चीज़ कि उसमें उनमें विलेन वाली नेगेटिविटी है या क्या वीकनेसेस हैं उनके अंदर, क्या मॉरल वैल्यूज लैक कर रही हैं, ये खुद कैरेक्टर्स रिवील करते हैं। वो उसने खुद जो है कैरेक्टर्स को विलेन किसी को नहीं बनाया या टेम्पेस्टुअस टाइप की कोई इसमें ऐड नहीं किया खुद से। इनकी डेवलपमेंट इस तरह से की है कि वो खुद अब बताते हैं अपने रीडर्स को। Hetty has been drawn as a simple village girl with her girlish dreams of leading an aristocratic life with her dream prince. उसको एक उस तरह की लड़की जो कम एज में, यंग एज में इस तरह के ख्वाब देखती है और हाई सोसाइटी से बिलोंग करने का ख्वाब देखती है, एक प्रिंस के साथ रहने के, ये वो उस तरह की लड़की इसको बनाया गया। In the beginning, she is leading a protected and contented life at her uncle's farm, unaware of the hardships and difficulties of the outer world. बाहर की दुनिया की कितनी हार्डशिप्स और डिफिकल्टीज होती हैं इसके कोई अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस होती, आइडिया होता, तो अगर वो वहाँ पे उसके पीछे गई भी थी तो कोई ना कोई अपना इंतजाम करके जाती, किसी तरीके से जाती, इस तरह मुंह उठा के ना जाती। बट शी इज वेन, वेन यानी कि वेन होता है बेकार बेकार, बेमकसद। हाँ जी, बेमकसद। But she is vain and frivolous. She loves finery and always remains lost in her fantasy of the luxuries of life. That is why when author casts admiring glances on Hattie, she does not care for Adam and feels that her dreams of a simulated life would come true as Arthur is a squire's son with a huge fortune. उसे लगता था कि एडम उसे वो वाली आसाइशें और ऐशो इशरत नहीं दे सकता जो कि ऑर्थर दे सकता है, यही सोच के उसने एडम को रिजेक्ट कर दिया था। इलियट रिमार्क्स, क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे, गन तो नहीं है ज्यादा बचा हुआ। Arthur's bright, soft glance had penetrated her and suffused her life with a strange, happy languor. Arthur's bright, soft glance यानी कि उसके जो लुक्स थी, ब्राइट टाइप की जो लुक्स थी और इसके जो देखने का तरीका था, had penetrated her, उसने उसको मजबूर किया, मतलब अपने लुक्स के और अपने अट्रैक्शन, अपनी जो उसकी बेइंग हैंडसम का है, उसकी वो अट्रैक्शन ही ऐसी थी उसकी तरफ, हैटी की तरफ हुई कि उसने जो है वो पेनिट्रेटेड का यहाँ पे लिखा हुआ है घुस जाना, यानी कि अब किसी को इन्वॉल्व करना, अपने आप में किसी को इन्वॉल्व करना, ठीक है। हैड पेनिट्रेटेड हर, उसने इसको इन्वॉल्व होने पे मजबूर कर दिया अपनी ये जो ब्राइट सॉफ्ट टाइप की जो लुक्स थी ना उसके थ्रू। एंड सफ्यूज्ड हर लाइफ, सफ्यूज्ड का मतलब होगा कि उसकी को कवर करना, किसी सफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना या स्प्रेड करने के सेंस में आता है। सफ्यूज्ड हर लाइफ विद अ स्ट्रेंज हैप्पी लैंगर, कि उसकी जो लाइफ है उसको उसने एक बहुत ही टायर्डनेस और एक ऐसी जिंदगी जिसमें यानी कि बहुत ही मुश्किलों से उसकी जिंदगी भर दी, ठीक है, स्प्रेड की सेंस में आएगा इसका मतलब। Hattie becomes thoroughly aware of her own beauty, उसको जो है अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ही जो है अच्छी तरह से अवेयरनेस थी। एंड डज नॉट कंसीडर द सोशल इकोनॉमिक गैप बिटवीन ऑर्थर एंड हरसेल्फ, अपने आप में और उसमें जो है वो कोई किसी तरह का भी जो है वो गैप कंसीडर नहीं करती थी। She presumes that she can lead her desired life after marrying Arthur. उसने यही सोचा था कि उसे शादी करके वो अपनी एक जो उसका ड्रीम है वो उसको सच साबित कर देगी। This is the very flaw and weakness of her character which leads to the consequent suffering in her life. और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, जो उसके अपने हाबू के पीछे भागती रही, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। Hattie and Arthur meet in the mood until one day they are observed by Adam, who forces Arthur to put an end to his contact with Hattie. Thus, there is an abrupt ending. Abrupt यानी कि जो without any hurdles, ठीक है।
होती है ना, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली जो होता है उसको अब्रप्ट कहते हैं। देयर इज एन अब्रप्ट एंडिंग टू देयर रिलेशनशिप, एक फौरन से जो है उनके रिलेशनशिप का एंड होता हुआ हमें नजर आता है वहां पे, उसके कहने पे, एडम बेड के कहने पे, जब उसने उसको लेटर लिखा था। दिस इज द टाइम व्हेन हैटीज सफरिंग्स बिगिन एंड ऑल हर ड्रीम्स एंड फैंसीज ऑफ लीडिंग अ स्प्लेंडेड लाइफ स्कैटर्ड। वहां से उसकी सफरिंग स्टार्ट होती है और जितने भी उसके ख्वाब थे, उसके ड्रीम्स थे, वो टूट फूट जाते हैं, उसी टाइम पे खत्म हो जाते हैं। हियर एंड फैंसीज क्या है? हाँ, फैंसीज, फैंटेसाइज करना किसी को, फैंसीज होता है ना, आप जो फैंसी कोई खूबसूरत चीज, फैंसी हम कहते हैं ना फैंसी ड्रेस, यानी कि खूबसूरत Yes, yes. चमकदार इस तरह की जिंदगी, ठीक है, कि खूबसूरत और बहुत ही लग्जरियस लाइफ। Here Eliot beautifully exclaims, there is no despair as absolute as that which comes with the first moments of our first great sorrow। वो कहती है कि there is no despair, एक ऐसी कोई sorrowness या कोई sadness नहीं है, as absolute as that which comes with the first moments of our first great sorrow। वो कहती है कि कोई भी जो हमारा गम है ना, या हमारी कोई despair है, वो इस तरह से देयर इज नो डेस्पेयर एज एब्सोल्यूट, कोई डेस्पेयर जो है ना उस तरह से एब्सोल्यूट नहीं होती है। मतलब कोई आपकी जिंदगी में सैडनेस होती है ना, या सॉरोनेस, कोई मिजरी आपको फेस करने पड़ती है ना, तो उसके पीछे कुछ वजह होती हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट होता है कि एग्जैक्ट, यानी कि बगैर किसी वजह के आपको कोई फेस करना पड़ जाए, इस तरह से नहीं होता, उसके पीछे कोई रीजंस होती हैं, कुछ लोग वजह बनते हैं, या फिर आप खुद उसके पीछे आपके अपने किए कराए का कुछ असर होता है इसके पीछे। तो वो कहते हैं कि विच कम्स विद द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ आवर फर्स्ट ग्रेट सॉरो, कि हमारी जो सबसे बड़ी जो है ना, हमें तब फील होता है कि पहले तो उसने बात की कि एब्सोल्यूट नहीं होता कभी भी कोई ऐसी डेस्पेयर नहीं जो एब्सोल्यूट हो, डायरेक्ट आपको बगैर किसी वजह के आए। फिर वो कहती है जब विच कम्स विद द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ आवर फर्स्ट ग्रेट सॉरो, हमारी जो है ना, हमें फील होता है जब हमें बहुत बड़ी कोई मिजरी या कोई परेशानी महसूस होती है, तो वो जो फर्स्ट मोमेंट्स होते हैं ना, हमें उस टाइम पे वो महसूस होती है, वो जो डेस्पेयर है ना, वो एग्जैक्टली उस टाइम पे फील होता है। तो ये एक जो है ना एग्जैक्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी कि सडनली नहीं होता, मतलब इसके पीछे कुछ वजह होती हैं, एक्यूरेट नहीं होता ये। Hattie's desperation becomes acute when she realizes that she is pregnant and that marriage with Adam is out of question। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आपके पास? मेरे पास तो ये टोन टोन लिखा हुआ है। यस मैम, यही ओके, टोन। टोन बाय डिप्रेसिव। टोन होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना। यहाँ पे एंड होने वाली है, मैं ना दोबारा लिंक सेंड करती हूँ आपको। चलिए जब तक है मैं बोल देती हूँ इसको। टोन होता है टुकड़ों में किसी चीज को जो है ना, फॉल अपार्ट, टू पुल अपार्ट समथिंग, ठीक है। बाय डिप्रेसिव एंड टॉर्चरिंग थॉट्स, डिप्रेसिव जो डिप्रेशन से डिप्रेसिव, ठीक है, एंड टॉर्चरिंग थॉट्स जो आपको टॉर्चर करते हैं, इरिटेट करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। शी कम्स आउट ऑफ हर शेल्टर्ड वर्ल्ड एंड देयर स्टार्ट्स हर फिजिकल सफरिंग। अपनी जो शेल्टर्ड वर्ल्ड है, अपनी शेल्टर्ड वर्ल्ड किस सेंस में होगा इसका मतलब? मैम घर अपना, माँ बाप का घर। माँ बाप का घर, जिसके अंदर वो एक शेल्टर के अंदर बहुत ही महफूज तरीके से रह रही थी, उसकी उस दुनिया से जब उसने बाहर निकल के दूसरी दुनिया के बारे में